नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 8 के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कानूनों की समझ। और इस चैप्टर पे आज हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो है। तो देखिए, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जाना कि किस तरह से जो रॉलेट एक्ट है अंग्रेज़ों के द्वारा मनमानीपन का एक उदाहरण रहता है। और 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू किया जाता है, जिसके कारण हमने जाना कि किस तरह से जलियांवाला बाग में अंधाधुंध फायरिंग होती है और कई सारे लोगों की जान जाती है। फिर हमने जाना कि 2005 में घरेलू हिंसा के विरोध में किस तरह से कानून को बनाया गया। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है कि हम चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कार्टून को समझते हैं कि इसमें जो महिलाएं हैं उन्होंने किस तरह से ये जो कर सकते हैं 2005 में जो घरेलू हिंसा का महिलाओं सुरक्षा पर जो कानून बना, उस पर उन्होंने अपनी बातों को कैसे रखा। तो चलिए हम इसे जानते हैं। देखिए, दो महिलाएं हैं, आपस में बात कर रही है। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए ही क्यों? दूसरी बोलती है, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इन कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत भी साबित करनी पड़ी। कुसुम और साजिया जो है वो एक महिला संगठन की सदस्य है। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है। देखिए, यहाँ पर अब दूसरे चित्र को दिखाया जा रहा है। मुझे सलाह चाहिए, मेरा जो आदमी है मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। दूसरी कहती है कि मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं, मुझे अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं करने देते, नहीं कर सकती हूँ मैं। वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। फिर से बात होती है, वो कहती है कि मैं पुलिस के पास जाना नहीं चाहती, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। बदकिस्मती से जो मौजूदा कानून है फौजदारी कानून है, और इसमें ये दोनों रास्ते जो है वो मुमकिन नहीं है। इस तरह से इन दोनों को तीसरी जो महिला है वो समझा रही है कानून के बारे में। और ये जो वाक्य है, 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही। हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी। हमने देखा कि महिलाएं जो है वो मारपीट से बचाव चाहती है, वे अपने मकान में रहना चाहती है। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है ना, मतलब ज़रूरत होती है। और इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। 1999 में वकील, कानून के विद्यार्थी और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा जो है रोकथाम सुरक्षा विधेयक का जो मसौदा है उसे तैयार किया, और इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा में क्या आता है, तो शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार को शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा एक महिला का कहना है। तो साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखल से बचाया जाना चाहिए। और फिर एक दूसरी महिला कहती है कि और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है। तो विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठक भी की गई है। इस बैठक में देखिए, महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्द से जल्द संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 में
ये जो विधेयक है संसद में पेश किया जाता है, लेकिन इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। ये एक महिला कहती है हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। फिर तीसरी कहती है कि चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। तो इस महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण जो है वो वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से बातें हो रही है। दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी और इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार लिया गया और 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया जाता है और दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू होता है। तो 2006 में आप याद रखिएगा, 2006 में घरेलू हिंसा कानून लागू होता है और 2005 में आप जानते हैं संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार को भी मान्यता मिलती है। तो अक्टूबर 2005 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आपस में बातें हो रही है। तो कहा जा रहा है यह नया कानून क्या है। तो ये पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है। घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। यह एक दीवानी कानून है ना। आप जानते हैं दीवानी फौजदारी दो तरह के कानून होते हैं। तो यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं की राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नी, माँ, बेटी, बहन को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। ये जो कानून है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये जो कानून है एक साझे मकान में रहने वाली महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। ऐसा ये आपस में बात करते हैं। महिलाएं जो है वो किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है ना। महिला अपने इलाज, अपने खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाएं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा, क्योंकि जो कानून बनते हैं तो उसे लागू करने के लिए किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती है, बल्कि न्यायपालिका है ना, पुलिस, कानून या फिर समाज, इन सभी को मिलकर उस कानून को निभाना होता है। तो इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। ये जो आवाज़ है टेलीविज़न, रिपोर्टरों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। तो इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रोज़ा पार्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे और अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आज के लिए ही इतना ही। इसे हम अपने थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहें आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद न्यूज़। इसमें आपको NCERT क्लास 6 to 12 सोशल साइंस को पढ़ाया जाएगा। साथ ही टीचर वैकेंसी के न्यूज़ को भी आपको बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।